नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। पहाड़ों पर प्रचंड ठंड पड़ने लगी है। इससे बर्फ देखने पहाड़ों पर पहुंचने वाले पर्यटकों में खुशी की लहर है। ऐसे में हमारी जो आज की पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है पहाड़ों पर ठंड प्रचंड, पर्यटक हुए प्रसन्न। देखिए, आपको बता दें, ठंड के साथ साथ कोहरे ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक सुबह के वक्त कोहरे का पहरा है। यूपी, बिहार हो या फिर हरियाणा, पंजाब या फिर राजधानी दिल्ली, हर तरफ ठंड के साथ अब घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। ओस भी पड़ रही है जी, और आने जाने में दिक्कत सी आ रही है जी। कोहरा और सर्दी का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। कानपुर में पिछले 3 दिनों से कोहरे के साथ सर्दी में भी इजाफा हुआ है। लिहाजा कहीं लोग आग का सहारा ले रहे हैं तो कहीं चाय की चुस्कियों के साथ गर्माहट लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कोहरे के साथ साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है। लिहाजा रैन बसेरों में खास इंतजाम है ताकि बेघर बेसहारा लोगों को परेशानी झेलनी न पड़े। जी, ठंड से बचने के लिए अलाव जल रहा है और बाकी हमारे रेन बसेरा के अंदर नहाने धोने के लिए गर्म ठंडा पानी का व्यवस्था है। मैदानी क्षेत्रों में जहां कोहरा ही कोहरा है, वहीं पहाड़ों पर शीतलहर और प्रचंड देखने को मिल रही है। लोगों को बर्फबारी का इंतजार है। हालांकि ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसकी वजह से बारिश और बर्फबारी का अच्छा खासा दौर देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कश्मीर में चल रहा ड्राई कोल्ड का दौर थम जाएगा और चिलाई कलान का दौर शुरू हो जाएगा। चिलाई कलान यानी कश्मीर में सर्दियों के सबसे प्रचंड दिन। हर साल चिले कलान, जो कि 40 दिन का काफी कठोर ठंड का पीरियड रहता है, 21 दिसंबर से शुरू होता है। और इस साल अच्छी खबर अभी ये है कि 21 और 22 दिसंबर को मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है कि भारी बर्फबारी हो सकती है और न सिर्फ पहाड़ों पे बल्कि जो मैदानी इलाके हैं वहां भी बर्फबारी हो सकती है। अभी जिस डल झील के किनारे धुंध की मोटी परत छाई रहती है, जल्द ही उस डल झील का पानी बर्फ में तब्दील होने लगेगा। चिलाई कलान की शुरुआत से पहले ही कश्मीर में कांगड़ी और फिरन की बिक्री बढ़ गई है। हम मशहूर डल लेक के किनारे हैं और डल लेक आप ज्यादा दूर देख नहीं पाएंगे। हर रोज धुंध का एक कवर रहता है डल लेक के ऊपर, और जिस तरीके की अभी ठंड पड़ रही है और जो मौसम विभाग का अनुमान है, आने वाले दिनों में और ज्यादा जो न्यूनतम तापमान है रात में गिरेगा और वो दिन दूर नहीं जब डल के ऊपर एक जो आइस की परत है वो देखी जाएगी। और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम बदलने का फायदा केवल पहाड़ों को ही नहीं होगा बल्कि मैदानों तक इसका असर दिख सकता है। बर्फबारी और बारिश से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे पोल्यूशन का स्तर भी कम होने की संभावना है। श्रीनगर से मीर फरीद, कानपुर से रणंजय सिंह और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी में
यानी कि दिल्ली में केवल कोहरे का पहरा नहीं है, बल्कि दिल्ली में एक स्मॉग की चादर ने भी हालात खराब कर दिए हैं। लेकिन राहत की खबर यह है कि इस खराब हवा के जाल से निकलने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है और यही हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज़ है। दिल्ली में प्रदूषण को मात देने की तकनीक। देखिए, दिल्ली की बिगड़ती हवा के बीच अब सरकार सख्त कदम उठा रही है। राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा फेज लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली में वाहनों की एंट्री से लेकर फ्यूल तक पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या है ये नियम, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली कोहरे की चपेट में है। हर तरफ केवल कोहरा ही कोहरा है। अक्षरधाम के ऊपर धुंध की चादर है तो वहीं इंडिया गेट पर स्मॉग का पहरा है। सुबह और देर रात विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। धुंध की चादर, धुएं की चादर जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का, जहां पे गाड़ियां चल तो रही हैं सड़क पे तेज रफ्तार से, लेकिन टेल लाइट्स का सहारा लेते हुए अपने अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ठंडी हवाओं की रफ्तार कम होने और नमी बढ़ने की वजह से कोहरे और स्मॉग की ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस स्थिति से लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है। बीती रात 12 बजे से राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का चौथा फेज लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली में वाहनों की एंट्री से लेकर फ्यूल तक पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। यानी ग्रैप 4 लागू होते ही दिल्ली में आज से सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही एंट्री दी जा रही है। इसके कम मानक वाली यानी नॉन BS6 वाली गाड़ियों को दिल्ली के बाहर ही रोक दिया जा रहा है। इस फैसले का सीधा असर रोजाना दिल्ली आने जाने वाली करीब 12 लाख गाड़ियों पर पड़ेगा। वहीं राजधानी में अब नो PUC नो फ्यूल नियम भी सख्ती से लागू कर दिया गया है, जिसके लिए बिना PUC वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन कर तुरंत जानकारी दे रहे हैं। PUC जांच में फेल होने पर गाड़ियों को बिना फ्यूल दिए ही वापस लौटा दिया जा रहा है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जा रही। तो ये देखिए, अभी आप ये जो चेक कर रहे हैं गाड़ियां, तो इसीलिए ये सारा ये स्टेशन जो अभी चालू कराए हैं हमने आके, या आप अगर देखेंगे किसी के पास नहीं पोल्यूशन, तो ये कौन सा सर्टिफिकेट है बताना बेटा? ये PUC जो कैंसिल होगा, जिस पे नहीं होगा उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। उस पर लिखा आएगा, बताना इनको बताना। तो अभी गाड़ी फेल हुई है, उसका दिखाना, प्रिंट आउट देना निकाल के गाड़ी जो फेल हुई है। तो गाड़ी फेल हुई है जो, उनको फ्यूल नहीं दिया गया, उनका PUC उन्होंने आके पहले था नहीं, जब चेक कराया तो भी फेल निकला, तो उसको तुरंत उसको रिजेक्ट किया गया। वो अपनी गाड़ी लेके गया है, अपनी कंपनी में ले जाएगा, ठीक कराएगा पोल्यूशन लेवल, तभी इनको फ्यूल मिलेगा। कुल मिलाकर दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अब प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। ग्रैप 4 के ये कड़े नियम राजधानी की हवा को साफ करने की कोशिश है, लेकिन इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही पर भी साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब सिर्फ मेट्रो की सवारी नहीं, मेट्रो को आप चला भी सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो का इतिहास, उसके बनने की कहानी, महत्वपूर्ण पड़ाव और कैसे अत्याधुनिक तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल करके दिल्ली मेट्रो नए नए आयाम स्थापित कर रही है, ये सब अब आम लोग दिल्ली मेट्रो के म्यूजियम में समझ सकेंगे। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो है दिल्ली में मेट्रो चलाने का मौका पाई है। जी हाँ, दरअसल DMRC ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर एक म्यूजियम की शुरुआत की है और इस म्यूजियम के जरिए लोग अपनी मेट्रो को और करीब से जान पाएंगे। DMRC ने इस म्यूजियम में बहुत सी इंटरैक्टिव स्क्रीन लगाए हैं जो कि मेट्रो के बारे में अलग अलग जानकारी देती है। इस स्क्रीन पर आपको मेट्रो के लोगों से लेकर उसके निर्माण कार्य तक की टाइमलाइन दिखाई देती है, साथ ही उन महत्वपूर्ण साल या फिर दिनों में किया हुआ काम यानी फोटो सहित लोगों को पूरी जानकारी दी गई। इस म्यूज़ियम में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर आप बैठकर मेट्रो चला सकते हैं। बेसिकली ये एक सिमुलेटर है कि आप कैसे मेट्रो चलती है, एक ड्राइवर कैसे मेट्रो को चलाता है, वो सब कुछ उसका एक डेमो
एक आम आदमी ले सकता है। इस तरह से देखिए स्टेशन आया है तो आपको धीमे धीमे फिर से मेट्रो की स्पीड कम करनी है। आपको वो लगातार गाइड करता रहेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो यहाँ पर दिखती रहेगी कि अभी 15 की स्पीड में है या फिर 0 पर, क्योंकि मैं मेट्रो रोक रहा हूँ तो वो सब कुछ मेरे हाथ में है। आपको हॉर्न देना है तो यहाँ पर देखिए ये हॉर्न का बटन है और इसको आप दबाएंगे तो बाकायदा जो मेट्रो का हॉर्न होता है वो यहाँ सुनाई पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो के इस म्यूज़ियम में आप ना सिर्फ उसकी हिस्ट्री समझते हैं बल्कि ये भी समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकली कैसे दिल्ली मेट्रो आगे बढ़ी है। अभी आप ये जो विजुअल देख रहे हैं ये लॉन्चिंग गर्डर है जो कि किस तरह से एक जो ब्रिज है वो तैयार होता है। ये जो गर्डर्स आप देख रहे हैं शुरुआत में जब मेट्रो बननी शुरू हुई तो ये गर्डर उसी साइट पर बाकायदा बनाए जाते थे, मतलब टाइम ज़्यादा लगता था। अब क्या है कि इस गर्डर के लिए अलग से एक साइट बना दी गई है। ये गर्डर वहाँ बनते हैं, तब तक मेट्रो के साइट पर दूसरा काम होता रहता है। और यहाँ पर एक विजुअली ये दिखाया गया है लोगों के लिए कि वो समझे कैसे जब वो बने बनाए गर्डर आते हैं तो उन्हें फिक्स करके इस तरह से पूरा एक लाइन तैयार कर दी जाती है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। आपको बता दें कि खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर बड़वा थाना क्षेत्र के खंडवा रोड पर आम पंचवटी होटल के पास नहर में डूब रही एक युवती के लिए 2 युवक भगवान के दूत बनकर आए। दोनों युवाओं ने ओंकारेश्वर परियोजना के मुख्य और 25 फीट गहरी नहर में डूब रही युवती को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज़ है वो है खरगोन में 2 युवाओं ने बचाई महिला की जान। आपको बता दें मामला ये खरगोन का है जहां पर एक युवती नहर में गिर गई थी। उस युवती ने तेज बहाव से बचने के लिए बबूल के कांटों की झाड़ी को पकड़ कर रखा था। जब सड़क से गुजर रहे 2 युवाओं ने किशोरी की आवाज सुनी तो उन्होंने नहर की ओर झांक कर देखा। वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गए। तेज बहाव के बीच एक किशोरी जोर जोर से पापा बचाओ चिल्ला रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं ने जब युवती को बहते हुए देखा तो तत्काल निर्णय लिया और अपने पास स्वेटर और हुडी को आपस में बांधकर रस्सी बनाई। एक दोस्त सुजल ने नहर के ऊपर की ओर बनी रस्सी को पकड़ा और दूसरी छोर पर एक साथी दीपेश चौहान तेज बहाव वाली नहर में उतरा। इसके बाद दीपेश चौहान ने नहर में डूब रही युवती का हाथ थामा और सुजल ने उसके बाद उस लड़की को ऊपर की ओर खींचा। जैसे ही युवती बाहर आई वो बदहवासी में तुरंत जमीन पर लेट गई, जिसके बाद दोनों ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। नहर के रास्ते से जाने लगे और नहर के रास्ते से जैसे ऊपर थोड़े गए हम, वहाँ पर एक लड़की कांटा पकड़ के हम नहर के अंदर चिल्ला रही थी पापा बचाओ हमें। तो हमने हमारी गाड़ी रोकी और उसको बचाने की कोशिश की कि कैसे बचाएं। हमारे पास रस्सी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर हमने हमारी शूटर ऑन को एक दूसरे की जगह बांधी और फिर हमने उसको फेंका और उससे फिर उसने को बचाया। वहीं बचाने के बाद लड़की बेहोश हो रही थी, मुंह में से थोड़ा सा फेस आ रहा था। तो फिर हम उनको सरकारी अस्पताल ले जाकर वहां पर उनको भर्ती करवाया। और देश ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की विश्वविख्यात हस्तशिल्प कला को सलाम किया है। सहारनपुर के रहने वाले वरिष्ठ हस्तशिल्पी मोहम्मद दिलशाद को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें लकड़ी पर की गई उत्कृष्ट वुड कार्विंग के लिए प्रदान किया गया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है दिलशाद को मिला हस्तशिल्प कला का सम्मान। आपको बता दें सहारनपुर के रहने वाले दिलशाद खान को बेहतरीन हस्तशिल्प कला के लिए पुरस्कृत किया गया है। दिलशाद बेहतरीन वुड कार्विंग करते हैं और उन्हें इसी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अवार्ड मिला है। इस बार उन्हें जिस सेंट्रल टेबल के लिए सम्मान मिला है उसे तैयार करने में दिलशाद को 4 से 5 महीने की मेहनत लगी। पहले लकड़ी का विशेष ट्रीटमेंट किया गया, फिर महीनों तक बेहद बारीक और जटिल नक्काशी की गई। टेबल के किनारों पर जालीदार डिजाइन है जिसमें नीचे लैंप रखने पर अनोखा प्रकाश प्रभाव दिखाई देता है। दिलशाद के मुताबिक उनके काम में दिमाग और हाथ दोनों साथ चलते हैं और बिना कागज पर स्केच बनाए सीधे लकड़ी पर डिजाइन उकेरा जाता है। दिलशाद ने कहा कि राष्ट्रपति से सम्मान मिलना उनके लिए गर्व का क्षण है और ये केवल उनका नहीं बल्कि सहारनपुर के हर उस कारीगर का सम्मान है जो वुड कार्विंग से जुड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा पुरस्कार है और हमारे ज़िले के अंदर इतना बड़ा पुरस्कार आया है इसके लिए सरकार का और उनका जिन्होंने इसमें कमेटी ने सिलेक्शन किया और उसको समझा कि हाँ इसकी
कला क्या है, इस पे कौन सा काम किया गया, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने मेरा सहयोग करा और मुझे जैस काबिल समझा कि मैं सम्मानित हो सकूं। अगली खबर जो है वो उधमपुर से है, जहां पर भारत के लिए खेलने का सपना लेकर चलने वाले एक युवा का चयन आईपीएल में हुआ है। खास बात यह है कि उसके पिता मजदूर है और उस लड़के का नाम है ब्रजेश। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज़ है वो है आईपीएल में चमकेगा मजदूर का बेटा। जी हाँ, ब्रजेश के पिता भले ही मजदूर हैं, लेकिन ब्रजेश को क्रिकेट का जुनून है। आईपीएल में चुने जाने के बाद ब्रजेश का अंतिम सपना भारत के लिए खेलना है। उधमपुर के रहने वाले ब्रजेश शर्मा के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा है। दरअसल ब्रजेश शर्मा को आगामी आईपीएल सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपए में साइन किया है। ब्रजेश के पिता कपूर चंद उधमपुर में मजदूर के रूप में काम करते हैं, जबकि उनकी पत्नी कैलाश देवी फिलहाल गृहिणी हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद भी ब्रजेश का लगाव क्रिकेट से कम नहीं हो सका। ब्रजेश शर्मा ने तेज गेंदबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अंडर 19 और अंडर 23 में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया है। बेहतर अवसरों के लिए ब्रजेश शर्मा पश्चिम बंगाल चले गए और बंगाल प्रो T20 लीग में भी खेले, जहां उन्होंने 7 मैचेस में 11 विकेट लिए। ब्रजेश शर्मा अपनी सफलता से अभिभूत हैं और एक दिन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद कर रहे हैं। उनके मुझे कॉल आई तो शायद मेरे लिए वो एक इमोशनल मोमेंट हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बात कही कि इतनी खुशी मुझे खुद आईपीएल खेलने पे नहीं हुई थी जितनी मुझे तेरे लिए हो रही है कि तू आईपीएल खेल गया है। और अब उनकी भी यही विश है कि मैं आईपीएल खेलूं, मतलब सिर्फ वहां तक टच करके वापस नहीं आ जाऊं। उनका कहना भी यही था कि सिर्फ टच करके वापस नहीं आना है, तुझे अभी काफ़ी दूर जाना है, तो अभी थोड़ी और मेहनत बाकी है। तो ब्रजेश की यात्रा आसान नहीं रही। उनके पिता मजदूर हैं, लेकिन उन्होंने कभी ब्रजेश और उनकी बहन को आर्थिक रूप से कमजोर महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार ब्रजेश को हर सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराए। ब्रजेश के बारे में बात करते हुए उनके माता पिता इमोशनल भी हो गए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। वो भगवान करने वाला, माता रानी करने वाली, सब कुछ वो करेगी, सब आगे भी जाएगा। आगे भी जाने के लिए मौका देगा, भगवान की मर्जी है, वो आगे पहुंचा सकती है। ब्रजेश ने 6 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया था। बाद में वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थानीय टूर्नामेंट्स में खेलते थे। आईपीएल में चयन के बाद ब्रजेश को पूर्व कीवी तेज गेंदबाज और वर्तमान में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी कोच शेन बॉन्ड का व्हाट्सएप पर बधाई संदेश मिला। ब्रजेश इससे उत्साहित हैं, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। ब्रजेश की कामयाबी उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और जज्बे का प्रमाण है। ब्रजेश की बड़ी बहन शिवांगी के अनुसार उन्होंने भी ब्रजेश को क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। है मजदूर, लेकिन उन्होंने आज तक हमें वो फील कभी नहीं दिलाया, मतलब आर्थिक तंगी कभी नहीं आई। हमें आज नोटबुक चाहिए होगी, पेन, कुछ भी चाहिए हो तो हमेशा दिलाया है। ब्रजेश शर्मा और उनका परिवार उधमपुर के डांडियाल में एक छोटे से घर में रहता है, जहां रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त और शुभचिंतक युवा क्रिकेटर के उज्जवल भविष्य को लेकर शुभकामनाएं देने के लिए उमड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देश के प्रसिद्ध खेल कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का आयोजन किया जा रहा है। ये कबड्डी लीग 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक नोएडा में आयोजित की जाएगी। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 7वीं गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी है। यूपी कबड्डी प्रीमियर लीग में ब्रज टीम की एंट्री। जी हाँ, ब्रज के इस प्रसिद्ध कबड्डी खेल को बढ़ावा देने के लिए श्री वृंदा ग्रुप की पहल सामने आई है। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में कुल 12 टीमों के बीच 63 मुकाबले खेले जाएंगे। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के महासंग्राम में हुंकार भरने से पूर्व ब्रज भूमि की शान और ब्रज स्टार्स टीम का सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। ब्रज स्टार्स टीम ने बांके बिहारी जी का आशीर्वाद एवं संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेकर यमुना पूजन के साथ टीम का औपचारिक शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए ब्रज की माटी की शान और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर ये खेल अपनी पहचान बना सके, इसको बढ़ावा देने के लिए गणमान्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित करने के बाद ट्रॉफी का अनावरण किया गया।
कि वृंदा ग्रुप ने एक ऐसे खेल को चुना है जो ब्रज का मुख्य गेम है। मैं चाहती हूँ कि ब्रज की पहचान कबड्डी है और कबड्डी की पहचान ब्रज है, तो मैं ये चाहती हूँ कि कबड्डी इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाए। मथुरा एक ऐसी भूमि है जिसमें ब्रज की ऐसी झलक है जिसे सब देखना चाहते हैं, तो कबड्डी भी देखे तो ब्रज की सबको याद आए। क्रिकेट के लिए लोगों ने बहुत अलग अलग जगह से प्लेयर्स लिए हैं, लेकिन हमने ब्रज के ही प्लेयर्स लिए हैं और ब्रज के ही कबड्डी को हमने आगे बढ़ाया है। और हम चाहते हैं कि ब्रज की कबड्डी आज समाज में ऐसा नाम करे कि लोग बाग कबड्डी के प्रेमी हो जाएं, ना कि क्रिकेट के। यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है कि ये ट्रॉफी जो आपने देखी है वो अब हमारे हाथ में आप देखें। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।